हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिकोडिंग यूपीएससी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप बढ़िया कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री पीवाईक्यूज की। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट 2014, 2015 एंड 2016 क्वेश्चंस विथ आंसर्स एंड डिटेल डिस्कशन। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2017। सो जिन्होंने भी पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाए और पहला वीडियो देख लेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रोल है पीवाईक्यूज का, कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि उन 3 साल में भी काफी क्वेश्चन रिपीट हुए और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप वो वीडियो देखिए एंड देन आप इस पे मूव कीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं 2017 से। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2017। So in this we will discuss about the Indus Valley and Rigvedic culture. So the first statement is कि Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in the warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Okay. सो यूपीएससी ये नहीं कह रहा है कि इंडस वैली पीपल जो है उन्होंने यूज किया या नहीं किया। वो ये कह रहा है कि इन्होंने कोई एविडेंस ऐसा नहीं छोड़ा या हमें वो एविडेंस नहीं पता है जिसमें उन्होंने मेल या हेलमेट, कोट ऑफ मेल या हेलमेट का यूज किया हो वॉरफेयर में। तो ये एग्जैक्ट आपका सही स्टेटमेंट है। और जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो खत्म हुई है वो ऐसे ही हुई कि जब आर्यंस ने इन्वेड किया तो उनके पास कोट मेल हेलमेट हॉर्सेस थे, जिसकी वजह से वो ओवरकम कर पाए यहाँ के नेटिव या इंडस वैली पीपल को। तो वो इजीली इनको हरा दिया इन्होंने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका है ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वेयर द इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। सो डेफिनेटली जो ऋग्वैदिक आर्यंस थे वो आपके गोल्ड सिल्वर और कॉपर को परिचित थे, जानते थे, इनका काम करते थे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस वैली पीपल, सो यहाँ पे एक वर्ड है ओनली। सो जब भी आपको ऐसे वर्ड मिले ओनली, नो, वंस, जस्ट, फर्स्ट, नेवर, नॉट, तो इन स्टेटमेंट पे हमें फोकस करना है, इन वर्ड्स पे हमें फोकस करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपके जो स्टेटमेंट होंगे वो गलत होंगे। ये वर्ड जो होंगे जहां ये आएंगे वो गलत होंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो हर केस में होगा। जैसा कि आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में कोई क्या देता है कि जहां भी ये देखे उसको आप गैस करके तुक्का करके उसको गलत कर देना। हाँ, मोस्ट ऑफ द में होता है बट नहीं होता है। तो बट हमें क्या करना है कि जब भी हम ऐसे वर्ड्स मिले तो हम इन पर फोकस करेंगे, इनको स्पेशल अटेंशन देंगे, ठीक है। ये हम करेंगे। तो हमें देखने को मिला है कि इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। डेफिनेटली अगर आपने इंडस वैली पढ़ा है तो आपको पता है कि यहाँ पे हम गोल्ड भी यूज कर रहे हैं, हम कॉपर भी यूज कर रहे हैं, हम सिल्वर भी यूज कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका इजीली गलत है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको ये पता होगा कि आयरन तो अभी इस टाइम में आया ही नहीं है। आयरन आया आपका लेटर वैदिक टाइम पीरियड कह रहा हूँ। तो स्टेटमेंट आपका दो रीजन की वजह से गलत होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट है कि ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्सेस whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal। ठीक है। तो जब ये स्टेटमेंट आया था तो मोस्ट ऑफ द पीपल, देखो यहाँ भी नो वर्ड आया है और ये भी जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रीम वर्ड है, बट यूपीएससी ने स्टेटमेंट को सही माना। तो ऐसा नहीं है कि जब भी ये एक्सट्रीम वर्ड आएंगे वो हमेशा गलत होंगे, बट हमें स्पेशल फोकस करना। एग्जाम में इस स्टेटमेंट को 99% जनता ने जो है वो गलत किया था। क्यों? क्योंकि अभी तक हॉर्सेस के हमें कहीं से एविडेंसेस नहीं देखने को मिले थे इंडस वैली में। अभी तक ऐसा माना जा रहा था। बट जब यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को सही किया तो फिर एक डिबेट डिबेट स्टार्ट हो गई कि हॉर्सेस का स्टेटस क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो हमें कई बुक्स में ऐसे रेफरेंस मिलते हैं कि जहां पर इंडस वैली साइड से हमें हॉर्सेस की वोन्स देखने को मिली है, वोन्स मिली है। इवन 3 से 4 साइट अब ऐसी हो गई हैं जहां से हमें बोन्स देखने को मिलेंगे। बट फिर भी यूपीएससी ने स्टेटमेंट सही क्यों किया? तो मुझे लगता है कि उसका रीजन ये था कि उन्होंने बोला है कि ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्सेस, कि ऋग्वैदिक आर्यंस जो थे वो उन्होंने हॉर्स को डोमेस्टिकेट कर लिया। वेयर देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। यूपीएससी ये नहीं कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हॉर्सेस नहीं थे, ठीक है। वो ये कह रहा है कि हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिसमें इंडस वैली जो पीपल थे वो इस एनिमल एनिमल के बारे में अवेयर हो। हॉर्स हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो लोग थे वो हॉर्स के बारे में नहीं जानते थे। तो ये बिल्कुल फैक्ट था और ये यूपीएससी ने सही किया है। मे बी कल के दिन हम जो स्क्रिप्ट है उनकी उनको हम डिसाइफर्ड कर ले और मे बी कल हमें रिलेशन पता चल जाए, तभी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बट अभी तक हमें उनकी स्क्रिप्ट नहीं पता है और हमें ना कोई ऐसी सील मिली है ना कोई ऐसा टेराकोटा का एविडेंस मिला है जिससे ये बात प्रूफ हो कि वो हॉर्स को जानते थे। तो इसीलिए यूपीएससी ने स्टेटमेंट सही किया था। वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हॉर्स इंडस वैली में नहीं था। हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। और अभी तो एविडेंसेस है कि था। बट वो क्या कह रहे हैं कि लोग अवेयर नहीं थे क्योंकि इसका यूजेस नहीं दिखा
कहीं भी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, इसका राइट आंसर है 1 एंड 3। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम बस देखेंगे, मैंने आपको क्या कहा कि जब भी नो और ओनली दिखे तो उसपे फोकस करना है। इनका क्रक्स क्या है, इंटेंशन क्या है क्वेश्चन की, आपका जो स्टेटमेंट है वो कहना क्या चाहता है। तो जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है? ओके। सो हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है, ये बुद्धिज्म जैनिज्म जो इंपॉर्टेंट आपकी थीम्स है उनसे रिलेटेड है। और इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्वतंत्रता एंड सम्यता वर द सेक्ट ऑफ द जैनिज्म। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये जो आपके सेक्ट है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है? एंड देन सेकंड स्टेटमेंट है, Sravastivadin held that the constituent of phenomena were not only momentary but exist forever in the latent form. So एक श्रवस्तिवादन जो है वो बुद्धिज्म की ही सेक्ट है और वो एक डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं, रूल की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या है कि कोई भी फिनोमेना हो रहा है जो, वो सिर्फ मोमेंटरी नहीं है, वो आपका फॉरएवर एग्जिस्ट करता है। इसी को हम कहते हैं ऑल इज रियल डॉक्टर। तो इससे हमें दो चीज याद रखनी है। पहली तो स्वतंत्र का, सम्यता और श्रावस्तिवादन, ये तीनों आपकी बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं। सेकंड कि ये जो जिस हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ऑल इज रियल डॉक्ट्रिन। तो मे बी यूपीएससी आगे आपसे पूछ सकता है कि ऑल इज रियल डॉक्ट्रिन किससे रिलेटेड है, तो वो श्रावस्तिवादन से है और बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है? हम इसको याद रखेंगे। अब मैंने एक जगह बुद्धिज्म की जो भी सेक्ट जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में मिली है, उसको मैंने कंपाइल कर दिया है, क्योंकि बुद्धिज्म एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम वो देख लेते हैं एक बार। आप बस एक बार एग्जाम से पहले से गो थ्रू हो जाना। तो जैसे हम देख रहे हैं कि श्रवस्तिवादन है, महासंघ का है, थेरावादा है, लोकोत्तरवादन है, महाविभाष है, श्रवस्तिवादन है, स्थविरवादन है, हीनयान है, महायान है, वैभाष का है, स्वतंत्र का है, सम्यता है, माध्यमिका है, शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद, ये आपके सारे बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो ये हम एक बार आप गो थ्रू हो लेना, तो आप एग्जाम में क्लियर रहेंगे। और अगर आपको लग रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये कहीं भी एक जगह कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है। और ये सारे सेक्ट थोड़ा थोड़ा इन सब में डिफरेंस है, ठीक है? कोई इनमें से हीनयान के क्लोज है, कोई महायान के क्लोज है मोटे तौर पे, बट हाँ, ये अलग अलग भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट। कि जो हमें जो पद्मपाणि की या बोधिसत्व की पेंटिंग पेंटिंग देखने को मिल रही है, ये हमें कहाँ मिल रही है? तो इसका आंसर है अजंता। और ये अजंता सिर्फ पहला क्वेश्चन नहीं है, जो मैंने कहा था आपसे, अगर आप 20 14 15 सॉरी 14 15 16 के अगर आप पेपर देखोगे, तो उसमें अजंता ये शायद तीसरी या चौथी बार पूछा जा रहा होगा। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि अजंता कैसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक अजंता नहीं पढ़ा है, तो अजंता को पढ़ो, क्योंकि अजंता आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। अजंता आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है? तो हमें अजंता को बिल्कुल पढ़ना है। और जब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में अजंता पे ठीक-ठाक डिस्कस कर लिया है, कि जैसे अजंता में जैसे पद्मपाणि के अलावा और कौन-सी बोधिसत्त्वास की पेंटिंग मिली है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अजंता में जो है वो कौन-सी रिलीजन को बिलॉन्ग करता है। अजंता से कौन-सी एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया है कि भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की इमेज मिली है, उसमें क्या-क्या उसकी डिटेलिंग है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होती है पीवाईक्यूज़ की वैल्यू, कि आप यूपीएससी आपको हिंट दे रही है कि हम किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आप पीवाईक्यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉपर एक आइडिया लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है और किसमें क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बुक से आप पढ़ते रहेंगे, आप सब कुछ सेम वेटेज के साथ पढ़ेंगे। बट जब आप पीवाईक्यूज़ लगाएँगे, तो आपको पता है किसको वेटेज देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है? तो इसमें मैंने सिर्फ इतना मेंशन कर रखा है कि अजंता इज महाराष्ट्र, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा भी अजंता के बारे में आपके पास नोट्स होने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट साइट है। सेकंड ऑप्शन बादामी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अजंता जो राइट आंसर है उसको पढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जहां भी जरूरत होगी हम चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगली बार यूपीएससी इन पर क्वेश्चंस बना सकता है। बादामी भी आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है? तो बादामी की हम बात करते हैं। बादामी आपकी बुद्धिज्म को बिलोंग नहीं करती है, और बादामी में हमें जो अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। बाघ केव जो है वो आपका एमपी में है, और ये अपने फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स के लिए काफी फेमस है। और ये भी ग्रुप्स ऑफ बुद्धिस्ट केव्स हैं, ठीक है? अब फ्रेस्को म्यूरल क्या होता है? तो म्यूरल आपकी जो वॉल पेंटिंग होती है, आप उसे म्यूरल कह सकते हो, ठीक है? बट हम फ्रेस्को क्यों कह रहे हैं? तो ये इस टेक्निक से बनाई जाती थी। इस पे पहले लाइक राइक हस्क और बहुत सारी एडिबल चीजों का पेस्ट बना के वॉल पे लगाया जाता था, फिर उसके ऊपर पेंट ड्रॉ किया जाता था, फिर उसके ऊपर पेस्ट लगाया जाता था। तो उससे होता क्या था कि अगर आप अभी भी इस पेंटिंग पे पानी डालोगे, वाटर अगर आप पोर करोगे, तो अभी भी ये फिर से साइन और नई फ्रेश दिखने लगती है। इसकी वजह से हम इसे फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग कहते हैं, ठीक है? और जहां तक मुझे याद आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
कि बाघ की जो केव नंबर 4 है, इसे हम रंग महल केव भी कहते हैं। उसमें बहुत फेमस जो रंग महल पेंटिंग है, फ्रेस्को म्यूरल, वो काफी पॉपुलर है। ठीक है। एंड द अदर ऑप्शन इज एलोरा। सो एलोरा हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो एलोरा भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो इतनी डिटेल अब आपको याद रखना है बाघ, बादामी और एलोरा के बारे में। एलोरा के बारे में जैसे आपने जो राष्ट्रकूटा ने कैलाश टेम्पल बनवाया था, जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, वो हमें एलोरा में देखने को मिलता है। तो आपके पास ये डिटेल्स होनी चाहिए, खासकर अजंता और एलोरा की। बाकी बादामी, बाग या ऐसी कोई केव्स है, उनको पीवाईक्यूज के थ्रू टैकल कर लेंगे। ठीक है, सो आंसर इज अजंता। अगला क्वेश्चन, चलिया साहिब फेस्टिवल, नंदा राज यात्रा फेस्टिवल, वारी बरकारी फेस्टिवल। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हमें लगता है ये पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये हमें बेसिक्स बुक में देखने को नहीं मिलता है। इनमें से हो सकता है जो एकदम बेसिक फेस्ट है, जो बहुत पॉपुलर फेस्ट है, वो आपको किसी बुक में देखने को मिल जाए, बट इन जनरल नहीं मिलता। और हमें लगता है ये करंट अफेयर से आ गया, और हम साल भर की करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं। बट मेरा जो आइडिया है, यूपीएससी क्रैक करना है तो बेसिक्स पढ़ो। करंट उसका पढ़ो, साइंस एंड टेक पढ़ो, एनवायरमेंट पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, आईआर पढ़ो। बट आर्ट एंड कल्चर के लिए आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको देखना है, आप एक बार गो थ्रू बोलो। बट इनके लिए मैं करना क्या है, कि जब भी एग्जाम में आएंगे, तो मेरा जो आइडिया है, ये नॉन डुएबल कैटेगरी में आते हैं, अगर आपने इनको नहीं सुन रखा है। क्योंकि अगर आपने करंट अफेयर पढ़ भी रखा है ना, तो उसमें आपने 50 से 100 फेस्टिवल पढ़ रखे हैं, आपको कुछ याद नहीं होगा एग्जाम के प्रेशर में। ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन नॉन डुएबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं कर सकते हो। अदरवाइज हिस्ट्री में 10 आउट ऑफ 10 कोई नहीं कर रहा है। हमारा टारगेट जो है, कि अगर बच्चे 2 से 3 कर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट 5 से 6 करने पड़ेंगे। तो हमें 5-6 नंबर का वेटेज मिल जाएगा। और ये बहुत तगड़ा वेटेज है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को लोग ऐसे छोड़ के चले जाते हैं कि यार यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत डीप आते हैं, ये तो हमसे होगा ही नहीं। ठीक है। आप पीवाईक्यूज करो। आप जो डिटेलिंग आपको जितनी बताई जा रही है, आप बस इतनी याद कर लो। डेफिनेटली आपको 4 से 5 नंबर का एडवांटेज मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, इन ये जब क्वेश्चन एक बार आ गए हैं, तो अब हम याद कर लेंगे कि यूपीएससी अगर कभी रिपीट करेगा, और इनमें से अगर कोई सेम ऑप्शन दे दे, तो हम वो इजीली आंसर कर पाए। बट जो मोस्ट ऑफ द जनता होगी, जिन्होंने पीवाईक्यू इस हिसाब से नहीं करे, उन्हें तब भी वो क्वेश्चन उतना ही टफ लगेगा, बट आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम सीख लेंगे। इसका राइट आंसर है वन, कि जो चलिया साहिब फेस्टिवल है, वो सिंधीज को बिलोंग करता है। जो नंदराजा जात यात्रा है, ये उत्तराखंड रीजन को बिलोंग करती है। और जो वारी बरकारी सेक्ट है, ये आपका बरकारी सेक्ट को बिलोंग करता है, पांडवपुर। और इनके जो भगवान है, विठोबा भगवान की पूजा करते हैं। तो अब हम ये याद कर लेंगे, ताकि यूपीएससी, और यहीं से क्वेश्चन बनाएगा यूपीएससी कभी ना कभी। और इन तीन में से फिर आपको कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। मे बी आपको मिल जाए चलिया साहिब फेस्टिवल, सिंधीज, और दो अलग ऑप्शन। तो आप वो इजीली मार्क कर लेंगे। सो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। अब जैसे जब ये क्वेश्चन आया था ना टेम्पल्स पे, या टेम्पल्स पे हमें और भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जैसे एक अभी 22 और 21 में क्वेश्चन आया है, 64 योगिनी टेम्पल को लेकर। तो टेम्पल्स में जब भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि यार हमें तो सारे टेम्पल्स पढ़ने पड़ेंगे। यूट्यूब पे कहीं भी, या नोट्स आपको मिल जाएंगे, कि उन्होंने पूरा इंडिया के मैप में जितने भी आपकी फेमस टेम्पल्स हैं, वो ड्रॉ करने शुरू कर दिए हैं, और मोर देन 100+ टेम्पल्स बना दिए हैं। अब आप बैठ के करो यार। और वो भी गारंटी नहीं है कि यूपीएससी में एग्जाम आएगा भी, क्वेश्चंस आएगा भी कि नहीं आएगा। तो हमें रैंडमनेस की तरफ नहीं जाना, हमें लॉजिक के साथ आगे बढ़ना है। कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया था, नहीं पता था, इसमें पूछा सन टेम्पल। ठीक है, यूपीएससी आपके लिए बेसिक क्वेश्चन ही देता है। आप कॉमन सेंस वो टेस्ट कर रहा है, जहां फैक्चुअल नहीं है। किसी ने नहीं पढ़ा ये क्वेश्चन, बट हमें क्लियरली दिख रहा है ना, कि ओमकारेश्वर, ये डेफिनेटली भगवान शिव का होगा। हमने थर्ड एलिमिनेट किया, हम करेक्ट आंसर पर पहुंच गए। समझे आप? तो यूपीएससी ऐसा नहीं है सिर्फ आपसे फैक्ट पूछ रहा है, वो आपका कॉमन सेंस चेक कर रहा है। बट एक बार क्वेश्चन आ गया, तो अब हम एटलीस्ट ये याद कर लेंगे कि ये है कहाँ कहाँ पर। क्योंकि यूपीएससी हर बार में भी इतना इजी ना खेले। एक बार उन्होंने आपको हिंट दे दी, एक बार उन्होंने अमरकंटक, ओमकारेश्वर, अरसावली पूछ लिया है। अब अगली बार वो शायद स्टेट के साथ इनको मैच करने के लिए देता। तो अब हम ये सीख लेंगे कि अरसावली जो है, वो आपका आंध्रा में है, अमरकंटक एमपी में है, और ओमकारेश्वर एमपी में है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है। ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मणिपुरी संकीर्तना के बारे में। ठीक है। सो इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। ओके। सो इट्स द राइट स्टेटमेंट। सो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही है, इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। सिंबल्स और किम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द परफॉर्मेंस। यहाँ पे देखो, फिर से ओनली आ गया, तो हमें फिर से फोकस करना है यहाँ पे। बिल्कुल फोकस करना है, एक बार नहीं, आप 2 बार 3 बार पढ़ो स्टेटमेंट, जहां भी ये वर्ड मिल जाए देखने को। ठीक है। चलो, हमें नहीं आइडिया, हमने छोड़ दिया। थर्ड पढ़ा हमने, इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ ऑफ डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, पता है, अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं। हम वापस फोकस करते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे।
अगर आपने कहीं भी, चाहे आपने क्लासिकल डांस पढ़ा हो, क्लासिकल म्यूजिक पढ़ा हो, कोई भी थिएटर पढ़ा हो, कहीं भी कोई परफॉर्मेंस पढ़ी हो, तो शायद ही आपको कहीं ऐसा कोई एक एविडेंस मिला हो जहां पर हम किसी भी परफॉर्मेंस में सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो। तो अगर आपको आइडिया भी नहीं है ना मणिपुरी संकीर्तना का, तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि क्या आपने कभी कोई, चाहे आप भी देखने जाते हो, मान लो रामलीला आपने देखी हो, रासलीला देखी हो, या कुछ भी देखा हो आपने अपने लाइफ में थिएटर से रिलेटेड, वहां ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा होगा। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट हम गलत कर लेंगे, डजेंट मैटर हमें पता है कि नहीं पता। सेकंड हमने गलत कर लिया, फर्स्ट सही है। इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ ऑफ डीड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं, या जो भी थिएटर्स हैं, जो भी रिलीजियस थिएटर हैं, या रिलीजन्स के ही आसपास हम लोग घूम रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको रिलीजियस थीम्स मिल जाएंगे। तो स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो आंसर इज वन एंड थर्ड। तो जरूरी नहीं है आपको हर स्टेटमेंट पता हो, बट हमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैं यूज करके कैसे आंसर्स निकालने, ये हमें सीखना है। ठीक है। अब हम मणिपुरी संगीतना के बारे में और बात करते हैं, और हम बात करते हैं कि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। जो भी आपकी क्लासिकल डांस है, क्लासिकल म्यूजिक है, ये हमें याद करना है। यूनेस्को की जो रिप्रेजेंटेटिव इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है, उसको हमें देखना है कि उसमें क्या क्या है। हम रैंडम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे कि हम करंट अफेयर देख रहे हैं, न्यूज में पर डे 10 न्यूज आ रही है आर्ट एंड कल्चर की, हम वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे। आपने कंपाइलेशन देखा, मैगजीन देखी, या मंथली मैगजीन आप पढ़ने में लगे हो, बट क्वेश्चन ये वहां से नहीं आ रहा है। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? यूनेस्को साइट से, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। यूनेस्को की जो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है इंटेंजिबल, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपका बेसिक का पार्ट है, हमें इसको जरूर देख के जाना है। क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल जाएंगे, तो आप बेसिक पे फोकस करेंगे। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस बन कैसे रहे हैं, तो बन कहाँ से रहे हैं। तो ये सोर्सेज हैं यूपीएससी के, हमें इनको अप्रोच करना है। ठीक है। और फिर जो भी नॉलेज है उसको यूज करके विद कॉमन सेंस, विद प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमें आंसर फाइंड करना है। सो आंसर इज 1 and 3। अगला क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी बोर्ड इन द काकतिया। यूपीएससी और शायद 15 में आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, जिसमें प्रताप रुद्र एक ऑप्शन था और वो काकतिया डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। उसका आंसर लाइज कर रहा था विजयनगर किंगडम में, बट वन ऑफ द ऑप्शन आपका था काकतिया डायनेस्टी, जो मैंने वहां डिस्कस किया था। तो यूपीएससी आपको ऑलरेडी हिंट दे रहा है कि हम कहाँ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। सो इसका जो आंसर है, आंसर इसका है मोटूपल्ली। और जब हमने वहां डिस्कस किया था, तो हमने काकतिया का एक लगभग टाइम पीरियड, इनकी क्या कैपिटल थी, मेजर सिटी थी, मेजर पोर्ट, ये आपको देखना है। ये ऑप्शंस के थ्रू देखना है। अभी तो मैं करवा रहा हूँ, बट अदर सब्जेक्ट्स के लिए आपको करना है। ठीक है। तो अब इसमें जैसे 4 ऑप्शंस हैं, तो हम चारों देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मे बी यूपीएससी अगले साल किसी और ऑप्शंस को लेके क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है। सो मोटूपल्ली के बारे में पहले देख लेते हैं। ये काकतीय डायनेस्टी को बिलोंग करता है। काकतीय डायनेस्टी जो आपकी है, और इवन आपका 21 में क्वेश्चन आया था टाइमलाइन को लेकर, और 22 वहां भी आपका काकतीय ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी, अब बच्चों को लगता है यार हमने इतनी हिस्ट्री पढ़ी है बट काकतीय तो हमने पढ़ी नहीं है, ये यूपीएससी ने बहुत डीप पूछ लिया है। यूपीएससी ने डीप नहीं पूछा। यूपीएससी आपको ऑलरेडी हिंट दे चुका है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, बस आपने उस पर गौर नहीं किया। आप बस कोचिंग, इंडस्ट्री, यूट्यूब, इन सब में उलझे रहे हुए। ठीक है। तो काकतीय यूपीएससी हिंट दे रही है, तब आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, रैंडम कुछ भी नहीं है। ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, यूपीएससी रैंडम नहीं पूछता। और जो क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है रैंडम आ रहे हैं, तभी कट ऑफ 100 के नीचे आ रही है ना। हमें सिर्फ 50 क्वेश्चन को अप्रोच करना है। यूपीएससी कह ही नहीं रहा है कि आप 100 में से 100 क्वेश्चन करो। जो आप रैंडम क्वेश्चन, जो अगर 10 क्वेश्चन रैंडम आ गए, आप उनके पीछे भगे पड़े हो। मत करो ना वो 10, छोड़ दो। 90 अप्रोच कर लो, 80 अप्रोच कर लो। कट ऑफ तो आपकी 50 के नीचे आ रही है ना। 100 के नीचे कट ऑफ आ रही है हर साल। आप समझो। तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना है। ठीक है। तो इसका आंसर है मोटूपल्ली। और हम इसके अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। जो काकीनाडा है, ये आपका आंध्रा में बिलोंग करता है, और ये ऑल वेदर सी पोर्ट है। मोटूपल्ली ये भी आपका आंध्रा में है। और मार्को पोलो ने इस जो पोर्ट है इसके बारे में अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है। थर्ड ऑप्शन है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम भी आंध्रा में है, और ये कृष्णा रिवर के माउथ पे बना हुआ है। एंड देन नीलुरु, नीलुरु भी आपका आंध्रा में है। तो हमें सबके लोकेशन याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी में भी नेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। सो हमने 2017 फिनिश कर लिया है, अब हम मूव करते हैं 2018 पर। 2018 क्वेश्चन हमें देखने को मिला है फिर से फेस्टिवल्स पे। और ऑब्वियसली कि ये जब क्वेश्चन आया है तब भी नहीं पता है, बट एक चीज पता है कि मे बी मोस्ट ऑफ द लोगों को उस समय थांगता डांस पता होता था, या पता होगा एग्जाम में। जो मेरा एक गैस है कि ये शायद पता होगा कि ये मणिपुर को बिलोंग करता है, सिक्किम को नहीं। तो मे बी वो इसको एलिमिनेट कर पाए, बट आंसर से पहुंचो ना पहुंचो वो नहीं पता। बट अब
अब क्या है कि अब हम इसको देख लेंगे, क्योंकि देखो थांगता एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, मणिपुर में यूपीएससी पूछ चुका है। कलारीपट्टू मार्शल आर्ट है, ऑलरेडी पूछ चुका है। और जब मैंने कलारीपट्टू डिस्कस किया था तो मैंने वहां एक और डिस्कस किया था लाजम, एक डिस्कस किया था छऊ। अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसके आंसर्स, ठीक है, ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है। तो अब हम ये सीख लेंगे कि जो चापकार कूट फेस्टिवल है ये आपका मिजोरम को बिलोंग करता है। आपका खूनजोम पारवा बालाड जो फेस्टिवल है ये आपका मणिपुर को बिलोंग करता है। थांगता डांस जो फेस्टिवल है ये आपका मणिपुर को बिलोंग करता है। सो आंसर इज 1 एंड 2, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, सो ये क्वेश्चन आया है आपका पर्सनैलिटीज के बारे में, ठीक है। सो विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द त्यागराज कीर्तिज आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये वो क्वेश्चंस है जो यूपीएससी के एग्जाम में शायद किसी को नहीं पता होता है, बट ये कई लोग सही करते हैं और कई लोग गलत करते हैं, ठीक है। ये आपको शायद किसी बेसिक बुक में आपने ना पढ़ा हो, तो बट क्वेश्चन तो आते हैं, हमें करने हैं। अब कैसे करने हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। सो पहला स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द त्यागराज कीर्तिज आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। सेकंड है त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है अन्नमाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्पररीज, ठीक है। एंड फोर्थ है अन्नमाचार्यस कीर्तनास आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर। सो दो बेसिक बात करी गई है, दो पर्सनैलिटी है, ये वेंकटेश्वर की बात कर रहे हैं, एक कृष्णा की बात कर रहे हैं, और दो पर्सनैलिटीज के बारे में बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आया हमें नहीं पता है कि इसका राइट आंसर क्या है क्या नहीं, ठीक है। बट बट हमें क्या पता है कि जब भी यूपीएससी कंटेम्पररीज की बात कर रहे हैं, जब भी यूपीएससी पूछ रहा है कि बिलोंग टू सेम पीरियड, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेटमेंट गलत है। मैं यहाँ यूपीएससी की लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा गलत होगा। बट जब आपको आंसर्स नहीं पता, आपको गैस लेना है, तो कैसे में कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है। तो जहां भी आपको हिस्ट्री में कंटेम्पररीज दिखे, सेम पीरियड दिखे, वो आप 90% मान के चलना कि गलत है। तो अगर हमें स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता, हमें पता है कि थर्ड स्टेटमेंट मे बी रॉन्ग हो सकता है, हमने इसको एलिमिनेट किया, हम आंसर पे आ गए 2 एंड 4। अब ये हमें कैसे पता चला है, जब हमने पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया है, कि जब भी हमें पीवाईक्यूज दिख रहा है, चाहे वो आर्किटेक्चर में उन्होंने सेम पीरियड यूज किया हो, चाहे उन्होंने पर्सनैलिटीज के लिए कंटेम्प्रेरी यूज किया हो, फिर उन्होंने एक आपका जो दादू दयाल गुरु नानक कबीर में कबीर का एक क्वेश्चन आगे भी पूछा है, उसमें भी कंटेम्प्रेरी यूज किया है, वहां भी वो रॉन्ग है। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि जब भी यूपीएससी कंटेम्प्रेरी या सेम पीरियड टर्म यूज कर रहा है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत है। अगर आपको आंसर सही पता है तो डेफिनेटली उसको मार्क करो, बट जब नहीं पता है तो आप ऐसे रिस्क ले सकते हो। बट अब क्वेश्चन आ गया तो हम पता कर लेंगे कि त्यागराज जो है वो लॉर्ड कृष्णा को नहीं, लॉर्ड रामा के डिवोशनल सॉन्ग प्रेज करते हैं। तो त्यागराज जो है वो लॉर्ड रामा के सेक्ट को बिलोंग करते हैं, काइंड ऑफ कह सकते हो। त्यागराज ने बहुत सारे न्यू रागास फॉर्म किए हैं, ट्रू स्टेटमेंट है। और अन्ना जो अन्नमाचार्य है, उन्होंने लॉर्ड वेंकटेश्वरा को प्रेज किया है, ये सही है। और लॉर्ड वेंकटेश्वरा कौन है, ये फॉर्म ऑफ विष्णु है, वैष्णवाइट सेंट है ये अन्नमाचार्य। और ये जो है वो 15th सेंचुरी में है, और त्यागराज जो है वो 18th सेंचुरी में है। तो डेफिनेटली कंटेम्प्रेरीज नहीं। सो आंसर इज 2 एंड 4। सो ये आपका आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड आर्किटेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है आर्ट एंड कल्चर पोर्सन में, थीम यूपीएससी की। सो पहला स्टेटमेंट है कि व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खानका एट फतेहपुर सीकरी। सो हमने बुलंद दरवाजा और खानका को बनवाने के लिए व्हाइट मार्बल मार्बल यूज किया है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज कि रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजा लखनऊ, ठीक है। सो इसका जो आंसर है वो है नीदर वन नॉर टू डी। वो कैसे, कि अगर आपने बुलंद दरवाजा देखा है या आपने फतेहपुर सीकरी विजिट की है, और अगर नहीं भी की है तो आपने इमेजेस देखी हो, तो हमें क्लियरली पता है कि जो बुलंद दरवाजा है वो रेड सैंडस्टोन का हमें देखने को मिल रहा है, रेड सैंडस्टोन का देखने को मिल रहा है, और व्हाइट मार्बल से वहां डेकोरेशन है, ठीक है। दूसरी चीज कि हमें जो भी व्हाइट मार्बल के देखने को मिल रहा है मोन्यूमेंट, वो हमें अकबर के टाइम पीरियड पे तो नहीं देखने को मिल रहा है, और बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया है। तो आप एक गैस ये भी ले सकते थे कि अकबर जब है, जब हमें सारे रेड सैंडस्टोन के जो भी आर्किटेक्चर है वो देखने को मिल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है कि रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा लखनऊ। तो बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, ये सब आपके असदुद्दौला के टाइम के हैं। और लखनऊ आर्किटेक्चर में हम ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, ना कि स्टोन और मार्बल का। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, नीदर वन नॉट टू। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सो आपका जो बुलंद दरवाजा है वो रेड एंड वफ सैंडस्टोन का बना हुआ है, और ये व्हाइट मार्बल से डेकोरेटेड है। और इसे अकबर ने बनवाया था 1602 में, गुजरात विक्ट्री की मेमोरी में, ठीक है।
एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट बड़ा इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाजा। सो ये असदुद्दौला के टाइम का है। ये ब्रिक्स का बना है और इसमें उड़द दाल लैमस्टोन यानी कि जो एडिबल चीजें हैं इनको भी यूज किया गया है। तो ये याद रखना कि हम उड़द दाल और लाइमस्टोन का भी यूज कर रहे हैं बड़ा इमाम बाड़ा। ओके। सो विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। तो जब हम लास्ट ईयर क्वेश्चन याद कर रहे थे वहां पे क्वेश्चन था पदम पानी का। उसका आंसर था अजंता, कि ये कहाँ पेंटिंग हमें देखने को मिल रही है, ये अजंता। बट उसमें क्या था कि वो बोधिसत्व था। तो यूपीएससी ने आपको हिंट दे दिया। वही बोधिसत्व उन्होंने फिर पूछ लिया कि ये जो कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व के, इसमें से फ्यूचर बुद्धा किसे कहा गया। ठीक है। फ्यूचर बुद्धा किसे कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर मैत्रेय है। फ्यूचर बुद्धा जो है वो मैत्रेय कह सकते हैं। और ये आप देख रहे हो कि पदम पानी फिर से ऑप्शन में है। तो यूपीएससी आपको लगातार हिंट देता है कि कैसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं और कैसे हम पूछेंगे। आपने किस बुक से पढ़ा है, किस सोर्स से पढ़ा है, कोई मैटर नहीं कर रहा। आप यूपीएससी को अगर बिलोंग कर रहे हो, आप उसकी आइडियोलॉजी और मेंटलिटी को समझ पा रहे हो, आप क्रैक कर लोगे इसे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मैत्रेय। बट हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि और जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो बोधिसत्व फिर से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वरा, पदम पानी, ये सब ऑप्शंस में है। तो हम ये आप देख लो कि अब अवलोकितेश्वरा है वो बुद्धा की कंपैशन को दिखा रहे हैं, मंजूश्री बुद्धा के विजडम को, और समंतभद्र हैं वो बुद्धिज्म के एल्ट्रुइज्म को दिखा रहे हैं। मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा पूछा जा चुका है। वज्रपाणी बुद्धा की पावर को दिखा रहे हैं। एंड क्षुदिगर्भ आपका बुद्धा की मेरिट को दिखा रहे हैं। तो ये हमें याद कर लेना कि अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो हम सही आंसर कर लेंगे। ओके। सो ये हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि द वेल नोन पेंटिंग बनी ठनी बिलोंग्स टू। सो द आंसर इज किशनगढ़ स्कूल। तो पेंटिंग्स का हमें क्या करना है कि आप पेंटिंग्स एक इंपॉर्टेंट थीम है, आप पढ़ लेना। और आप कोशिश करना कि जो भी मेजर पेंटिंग्स है वो उनके सामने का कौन कौन से कहाँ से भी बिलोंग करते हैं, किस स्टेट को बिलोंग करती है, किस रीजन को बिलोंग करती है, वो और उनके एक दो फीचर आप 1 या 2 पेज में नोट्स बना लें। क्योंकि एग्जाम के पहले आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन सबको बहुत डीपली रिवाइज कर पाए। क्योंकि इनसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो आप ऐसे नोट्स बनाएंगे कि आप 5 से 10 मिनट में उनको रिवाइज कर लें। और यही जो नोट्स है वो आपको एग्जाम में एज देंगे। लॉन्ग नोट्स आपको एग्जाम में एज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास उस समय इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक रिवाइज करने का टाइम है। और आप एग्जाम के पहले वही रिवाइज करेंगे क्योंकि वो वेटेज वाले सब्जेक्ट है। तो हम इनको ऐसे टैकल करेंगे कि इनके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ठीक है। तो आप ये कर लेना। तो इसका आंसर है किशनगढ़। और जो बनी ठनी है वो निहाल चंद्र ने बनाई थी। और ये जो है वो राजस्थान, जो पेंटिंग है राजस्थानी पेंटिंग उसको बिलोंग करता है। तो जैसे आपका जयपुर स्कूल है, बूंदी स्कूल है, या किशनगढ़ स्कूल है, ये सब राजस्थानी पेंटिंग को बिलोंग करता है। और बनी ठनी पेंटिंग का जो की फीचर है वो ये है कि इसमें जैसे आईज है, नोज है, वो बहुत इलांगुएटेड बनाई गई है। कई बार जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका फेस है, तो उसमें आईज आपकी ऐसी बाहर तक निकली हुई है। तो ये मेन फीचर है कि इतना भी बाहर नहीं, बट हाँ वो फेस से बाहर आ रही है। तो इलैंग्वेटेड एक्सेजरेट आईज बनाई गई है, जो वन ऑफ द की फीचर है बनी ठनी का। और आप ये गूगल करना बनी ठनी, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है। ठीक है। अब हम मूव करते हैं आगे। ओके। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स elaborately डिस्कस अबाउट द डायमंड एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपका मिडविल से पूछा गया है। और इसका जो आंसर है वो आपका आंसर है बी, जीन बैप्टाइस्ट ट्रेवेनियर। और उसमें 3 अलग अलग और ऑप्शन है, हम सब डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी फिर से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको कहीं अलग से किसी बुक में आप पढ़ लोगे याद नहीं रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश की गई है। आपको ये रुक के, मैंने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, बट इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो याद करना। ठीक है। हम बात कर लेते हैं फ्रैंकोस बर्नियर की। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1526 से 1528 एडी इंडिया में रहा है। ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और जो मुगल्स के टाइम पे पीजेंट्री की कंडीशन थी, जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उसको, सॉरी, पीजेंट्री कंडीशन थी मुगल्स के टाइम पे, उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो पोलाइट थी, उसको डिस्क्राइब किया है फ्रांसिस वर्नियर ने। ठीक है। देन हम बात करते हैं जीन डी थेवनॉट की। सो ये आपके 1626 एडी को बिलोंग कर रहे हैं इंडिया में। और ये भी फ्रांस से है। इन्होंने जो इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया में हो रहा है उसको डिस्क्राइब किया है। मैंने गलती से वर्नियर बोल दिया है। तो इंडिगो कल्टीवेशन को जो है वो थेवनॉट डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड देन हम बात कर रहे हैं एवे बार्थेलेमी कैरे, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ये भी फ्रांस को बिलोंग कर रहा है।
और ये भी जो मुगल्स के टाइम पीरियड पे ही आए हैं। और ये बात कर रहे हैं कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में है, उसके बारे में ये डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है कि लगभग-लगभग टाइम पीरियड याद करना है। अब इसको करने का क्या तरीका है कि आपके जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, आप जब भी कोई बुक पढ़ रहे हो, जब भी आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो, तो जो भी आपको फॉरेन ट्रैवलर्स दिख रहे हैं, उनको आप एक पेज में अलग से साइड में लिखते जाओ और उसको भी एग्ज़ाम के पहले 5-10 मिनट में रिवाइज़ कर लो। अदरवाइज़ जब हम चैप्टर में पढ़ते हैं ना, तो हमने कोई आज पढ़ा है, कोई 2 दिन बाद पढ़ा है या किसी और चैप्टर में पढ़ा है, तो हमको याद नहीं कर पाते हैं। तो जिससे आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो आप एक जगह कंपाइल कर लो। और वैसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ रख दी है, तो आप यहाँ से याद कर लेना। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे टैबनियर को, जो कि राइट आंसर है। ठीक है? तो ये आपके फ्रांस के थे और ये जेम मर्चेंट और ट्रैवलर थे। और ये जो जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं ब्लू डायमंड के लिए। इन्होंने परचेज़ किया था 116 116 कैरेट का डायमंड। और ये यूरोप में बहुत फेमस हो गए थे इस डायमंड से। ठीक है? सो वी हैव आल्सो डन 2018। सो अब हम मूव करेंगे 2019 पे। सो आई होप अभी तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आप जहाँ भी आपको लगे इन्फॉर्मेशन है, आप स्क्रीनशॉट लो। आप 1 बार 2 बार वीडियो देखो आराम से, आपको चीज़ें याद हो जाएँगी। मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है, बट पीवाईक्यूज़ मस्ट है। ये आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे पीवाईक्यूज़ लगातार आ रहे हैं एग्ज़ाम में। कैसे यूपीएससी लगातार इन्हीं से क्वेश्चन्स बना रहे हैं। तो ये इनेविटेबल है, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने उसके साथ इतनी इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने लिखी, इतनी कर ली, डेफिनिटली आप जिस दिन पेपर दे के आओगे, आप उस दिन थैंक्स बोलोगे मुझे। आज शायद आपको उतनी वैल्यू नहीं आ रही होगी, एग्ज़ाम के बाद आपको डेफिनिटली वैल्यू आएगी। और कैसे हम जो मार्जिनल सब्जेक्ट हैं, जिसको कोई नहीं पढ़ रहा है, उनको हम कितने अच्छे वे में करेंगे। ठीक है? सो हम मूव करते हैं 19 पे। सो ये फिर से हड़प्पा से क्वेश्चन है। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हड़प्पन साइट? क्वेश्चन में भी ट्विस्ट आएगा, देखते हैं। सो ये जब क्वेश्चन आया था ना, तो सबको लाइक आइडिया था कि चनोदरो और कोटदीजी जो है, ये दोनों हड़प्पन साइट है। बट पीपल आर कंफ्यूज बिटवीन सोगोर एंड देसलपुर, क्योंकि देसलपुर उन्होंने नहीं सुना था कभी और सोगोरा का भी आइडिया नहीं था। तो उन्हें लग रहा था कि हाँ, मैंने इसको तो एलिमिनेट कर दिया, बट इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा। और कई बच्चों ने सोगोरा किया, कई बच्चों ने देसलपुर, बट वो गैस मारा। किसी का सही हुआ, किसी का गलत हुआ। बट यूपीएससी ने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। तो आपको लग रहा हो कि आईबीसी का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली में इंडस वैली का क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन है मॉडर्न पीरियड का। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बट यूपीएससी ने आपको एक बांध दिया है हड़प्पन साइट में। और आप जब एग्जाम में होते हो ना, तो प्रेशर इतना होता है कि आप बस हड़प्पन साइट की नए नए नाम याद कर रहे हो मैप में ढूंढ के कि आपने यार हड़प्पन में मैंने ये पढ़ा था, हड़प्पन में वो पढ़ा था। आप बाकी सब भूल जाते हो। बट यूपीएससी यहाँ पे आपके साथ गेम खेल रही है। कैसे, हम देखते हैं। अगर आपने इंस्क्रिप्शन पढ़े हैं, इंस्क्रिप्शन के भी आप अलग से नोट्स बना लेना। अगर आपने इंस्क्रिप्शन पढ़े हैं, तो डेफिनेटली आपने सौगुर इंस्क्रिप्शन पढ़ा होगा। ये अशोकन इरा का जो है वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। और ये आपका यूपी के गोरखपुर में मिला है। और चलो एक एक इसमें फैक्ट और है। और ये जो है वो गोमती रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है गोरखपुर। या जो जहाँ पे ये मिला है वो गोमती रिवर के किनारे सिचुएटेड था। और ये उत्तर प्रदेश में मिला है। अशोकनिरा को बिलोंग करता है और ये फेमस है सोगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के नाम से। ठीक है? अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता होती है, डेफिनेटली आपको पता होता कि सोगोरा इज द राइट आंसर। सोगोरा डज नॉट बिलोंग टू द हड़प्पन साइट। हम क्यों कंफ्यूज होते हैं दरअसल? और ये ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर फैक्ट था जो नहीं पता होगा। ये बहुत ईज़ी फैक्ट था, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता, जिसने भी इंस्क्रिप्शन पढ़े हैं कि ये मॉडर्न मॉडर्न पीरियड को बिलॉन्ग करता है। तो एक्चुअली ऐसी यूपीएससी ने आपसे मॉडर्न फैक्ट पूछा था, ना कि हड़प्पा। बट हम उलझे कहाँ रह गए? हड़प्पा में। तो चन्हूदरो, कोटजी, देसलपुर आपकी हड़प्पन साइट है। सौगुरा आपकी मॉडर्न साइट है, हड़प्पन साइट नहीं है। सौगुरा इज द राइट आंसर। ओके। सो हम सबकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। चन्हूदरो जो है वो पाकिस्तान में है आज की डेट में। और यहाँ पे हमें कार्ड विद सीटेड ड्राइवर का टेराकोटा मिला है। कोटदीजी जो है वो भी पाकिस्तान में है। यहाँ से वुल एंड मदर गॉडेस हमें खूब मिली है। एंड देसलपुर आपका गुजरात में है। और यहाँ से हमें पोट्री मिली है जो ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट में हमें देखने को मिलती है। तो ये हम याद कर लेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन रानी अशोका और किंग अशोका मेंशन along with the stone portrait। ओके। सो हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अशोकन इंस्क्रिप्शन से। और अशोका इंस्क्रिप्शन यूपीएससी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम है कि यूपीएससी आपसे पूछ ही पूछ रहा है। तो आप एक मैप में, और जब हमने अर्लियर पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो वहां पे मैंने एक मैप दिया है अशोकन साइट्स का। तो वहां पे आपको दिख रहा होगा ये साइट्स हैं ऑलरेडी, और इस पे यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। फिर यूपीएससी ने वही क्वेश्चन पूछा है। उस मैप, सिर्फ एक मैप से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी।
तो ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हो यूपीएससी। बट आप उलझो करंट अफेयर्स में, आप उलझो कि फालतू का कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की, ये पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। बट ये हम तब जानेंगे जब हम पीवाईक्यूज करेंगे, जब हमें वैल्यू पता होगी पीवाईक्यूज, और हमें पता होगा कि पीवाईक्यूज को एक्चुअली यूटिलाइज कैसे करना है, ऐसे यूटिलाइज करना है कि हम उनमें से इंपॉर्टेंट थीम्स ढूंढने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढने हैं, उनमें से हमें पोटेंशियल क्वेश्चंस ढूंढने हैं, उनकी हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो वो सारा काम कर रहे हैं हम। डोंट वरी, बस आप पढ़ लो अच्छे से। ठीक है। तो इसका आंसर है कंगना हल्ली। और अभी हम जैसे ऑलरेडी ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स है। देखो, सौगोरा आपको वहां मिला था, सौगोरा आपको फिर से यहाँ मिल गया, गोरखपुर यूपी। समझ गया। हो सकता है आप सौगोरा पे डायरेक्ट यूपीएससी का भी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि सौगोरा लगातार देखो 2 बार ऑप्शन दे चुका है यूपीएससी। फिर सौगोरा जब आएगा बच्चे कहेंगे लो फिर से पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, बट क्वेश्चन यहाँ से आ गया। सो इसका आंसर है कंगना हल्ली। और ये कर्नाटका में, सांची आपका एमपी में है, स्तूपा के लिए बहुत फेमस है। एंड शाहबाज गरी जो है वो पाकिस्तान में है। और सौगोरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आपका फिर से बुद्धिज्म से आया है। और इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द महायान बुद्धिज्म। तो महायान बुद्धिज्म के फीचर्स पूछे हैं। और फर्स्ट स्टेटमेंट है डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ठीक है। और ट्रेडिंग ऑफ द पाथ ऑफ बोधिसत्व, ठीक है, बोधिसत्व बिलोंग टू महायान सेक्ट ओनली। एंड द इमेज वर्शिप एंड रिचुअल, ठीक है। सो ये सब आपका ग्रेटर व्हीकल या महायान बुद्धिज्म को बिलोंग करता है। सो आंसर इज 1 2 3। अभी आपका फिर से आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आया है। और ये पूछा है कल्याण मंडप के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है आपका, क्या ही बताते हैं आपको, इजी क्वेश्चन है। मैं आंसर चलो बाद में बताता हूँ, पहले वो बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, अब डिस्कस कर लेते हैं। फिर समझ आएगा कि मैं आंसर क्यों नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। तो कल्याण मंडप के बारे में बेसिकली क्वेश्चन आया है। और ये आपका बिलोंग करता है टेम्पल कंस्ट्रक्शन को या टेम्पल आर्किटेक्चर को। तो ये पहला क्वेश्चन ही टेम्पल को पूछ चुका है, एक पंचायतन भी पूछ चुका है टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड। तो टेम्पल आर्किटेक्चर एक इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्किटेक्चर हमें पता चल गया कि एंसेंट, सॉरी, आर्ट एंड कल्चर में एक इंपॉर्टेंट थीम है, उसमें भी टेम्पल आर्किटेक्चर पे हमें लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो कल्याण मंडपा हम बिलोंग कर रहे हैं बेसिकली विजयनगर आपको। मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि विजयनगर से ऑलरेडी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक क्वेश्चन आपका शायद 2015 में आया है, और वो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिप्लीकेट हुआ है विथ लैंग्वेज 2023 में। तो सब लोग कह रहे थे कि 2023 का बहुत रैंडम पेपर है, कहाँ से आया, यहाँ से आया है। और उसमें 2015 की एग्जैक्ट लैंग्वेज कॉपी करी है ये 2023 के पेपर में। और उसमें भी आंसर विजयनगर किंगडम था। 2013 में भी विजयनगरा का ही एम्परर है, वही आंसर है। सो कल्याण मंडप जो है वो विजयनगरा जो टेम्पल्स थे, उन टेम्पल्स में हमें देखने को मिल रहा है। सो हम थोड़ी सी बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं सबके बारे में। जैसे चालुक्य हमें देखने को मिला है, चालुक्य ने जो पट्टिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है, ये कर्नाटका में, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि पट्टिका मॉन्यूमेंट्स क्या है, पट्टिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। एंड देन चंदेला तो खजुराहो टेम्पल्स के लिए फेमस है। राष्ट्रकूटा कैलाश टेम्पल एलोरा, जो मैंने बताया था कि मोनोलिथिक है, ये राष्ट्रकूटास को बिलोंग करता है। एंड द विजयनगरा। सो कल्याण मंडपास बिलोंग टू द विजयनगरा। विजयनगरा जो है वो हरिहरन बुक्का ने 1336 में फाउंड किया था। और यहाँ पे जो सबसे कॉमन एनिमल जो हमें देखने को मिल रहा है टेम्पल्स के पिलर पे या कहीं भी, वो हमें हॉर्स देखने को मिल रहा है। और जैसे इसके एक टेम्पल का एग्जांपल है विरूपाक्ष टेम्पल, जो विजयनगरा टेम्पल्स को बिलोंग करता है। ठीक है। तो आंसर है विजयनगरा। जो टेम्पल्स है उनमें कल्याण मंडप देखने को मिल रहा है। ठीक है। सो द सेकंड क्वेश्चन इज, क्या हमें देखने को मिल रहा है मिडवल इंडिया से। सो इसमें हम बात कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड डिफरेंसेस बिटवीन जमींदार एंड जागीरदार। सो हम जमींदार और जागीरदार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। सो आई थिंक आपको एक आइडिया होगा, नहीं होता तो पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आंसर पे आते हैं कि क्या है। ठीक है। सो जागीर आप ओके, सो इसमें तो फैक्ट लिखा हुआ बेसिकली। सो जमींदार और जागीरदार क्या है कि आप एक कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, कि कैसे हमें लैंड रेवेन्यू करना है बेसिकली, कैसे गवर्नेंस को मेंटेन करना है, कैसे हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कैसे हमें लैंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो उसके लिए 2 सिस्टम बनाए गए थे। तो जागीरदार जो सिस्टम था वो हेरिडेटरी नहीं था आपका। और इसमें क्या था कि किसी को लैंड दे दी जाती थी, और उनसे हम मिलिट्री सर्विस अवेल कर रहे थे जो किंग थे। और जमींदार जो सिस्टम था वो हेरिडेटरी इन नेचर था। और जो जमींदार थे वो लोकल लेवल पर जुडिशियल और पुलिस ड्यूटी यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो संभाल रहे थे लोकल लेवल पे। बट याद रखना है कि जमींदार हेरिडेटरी है और जो जागीरदार है वो हेरिडेटरी नहीं है। और इसमें मिलिट्री सर्विस हमें वो ऑफर कर रहे हैं लैंड के बदले जागीरदार में, तो ये हमें याद रखना है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो
जागीरदार वर होल्डर ऑफ लैंड असाइन इन द लिeu ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। सो ये किन का काम है? ये जमींदार का काम। ये जो स्टेटमेंट है वो जमींदार का है। और ये जो आपका दे रखा है वो आपका दे रखा है जागीरदार का। तो एक्चुअली स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया है, रिप्लेस किया है जागीरदार को जमींदार से, जमींदार को जागीरदार से। तो जब भी हम ऐसा स्टेटमेंट देखेंगे जो एंड से जुड़ा हो, वेरस से जुड़ा हो, इनमें हम बहुत सावधानी देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी बहुत चालाकी से सिर्फ एक वर्ड चेंज कर देता है और एग्जाम के प्रेशर में वो समझ नहीं आता है और वो गलत हो जाता है। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट देखेंगे हम रिप्लिकेट करेंगे उन्हें, रिप्लेस करके देखेंगे कहीं उल्टा तो नहीं है। ठीक है। और सेकंड हम बात कर रहे हैं कि लैंड असाइन टू द जागीरदार व हेरिडेटरी। तो जैसे हमने देखा कि जागीरदारी जो है वो नॉन हेरिडेटरी है, जमींदारी हेरिडेटरी है। ठीक है, तो ये भी उल्टा है। तो इसका जो आंसर है नीदर वन नॉर टू। ओके, सो विथ रेफरेंस टू फोर्स लेबर बिस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ये पूछा है इसके बिस्टी के बारे में कि बिस्टी क्या है। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है, इट वाज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। ठीक है। सो ये आपका सही स्टेटमेंट है। और इसमें ये जो तीन स्टेटमेंट है ये मतलब इनका कोई एक आंसर नहीं है, तो हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। अब इनको एक्चुअली अप्रोच कैसे करना है, तो 10 इयर्स का जो आपका सीएसई, सीएपीएफ और आपका सीडीएस, इन एग्जाम्स में जितने भी टर्मिनोलॉजी आई हुई है इसको मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया है। और वो आपको कहाँ मिल जाएगा? वो डिकोडिंग यूपीएससी के आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में अगर ना हो तो आप एक बार वहां से जाके अवेल कर लेना। तो उसमें मैंने सब कंपाइल कर दिया। तो अगर आप सिर्फ इतना भी पढ़ लोगे ना, तो आपका ये टैकल हो जाएगा टर्म्स वाला जो पीरियड है। क्योंकि टर्म से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रैंडम आप कुछ भी पढ़ोगे नहीं आएगा, आप कितने टर्म्स याद कर लोगे। बट अगर आप इतने बेसिक्स पढ़ के जाओगे तो शायद वहां से रिप्लिकेट हो जाए। तो वो इजी टू लर्न है, क्योंकि मैक्सिमम 2 पेज होंगे और इजीली याद करना है। सेकंड, दूसरा में क्या सीखना है कि जब हम बात कर रहे हैं टर्म्स की, तो गुप्ता पीरियड से यूपीएससी बहुत पूछ रहा है टर्म्स। कुलिया पापा, द्रोणा पापा, बिष्टी, ये सब गुप्ता पीरियड क्या है। तो जब भी हम गुप्ता पीरियड किसी बुक से पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम गुप्ता पीरियड में टर्म्स पे थोड़ा फोकस कर लेंगे। हम गुप्ता पीरियड पे फोकस कर लेंगे, हम मौर्यंस में टर्म्स पे फोकस कर लेंगे, हम दिल्ली सल्तनत में फोकस कर लेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, स्पेशली गुप्ता पीरियड। यूपीएससी वहां से क्वेश्चन टर्म से रिलेटेड पूछा। तो ये है पीवाईक्यू की वैल्यू। यहाँ से हमें पता चल जाता है कहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। ओके। सो एक और क्वेश्चन, ये भी आपका काइंड ऑफ कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन और इन सबसे रिलेटेड है। सो पहला स्टेटमेंट है कि इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इज कॉल्ड आमिल। सो ये जो ऑप्शन आपका ऑप्शन है ये आपका सही है, इसको हम आमिल कह रहे हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट है द एक्सेल सिस्टम ऑफ सुल्तान वाज दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। तो डेफिनेटली ना तो ये एंशिएंट है और ना ही इंडिजीनियस है। ये शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये फारस जिसे हम कहते हैं, ईरान में यूज हो रहा था और वहां से हम उसे लेके आए हैं। ठीक है, और ये एंशिएंट तो बिल्कुल नहीं। और थर्ड स्टेटमेंट आपका है द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ खलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली। नहीं, ये आपका मुगल मिलिट्री डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है और ये मुगल के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, तो आपका राइट आंसर है ए। ठीक है। अब हम थोड़ी सी जो आपकी जैसे एकता क्या है या क्या 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 टर्मिनोलॉजी थी, क्या क्या उस समय थे, हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, जो भी डिस्कशन है हम यहीं कर लेंगे, इतना मोर देन सफिशिएंट अगर आप इतना पढ़ लोगे। ठीक है। देखो, अब जैसे हमें दिख रहा था वहां कि आमिल हम यूज कर रहे थे, बट आमिल कौन से लेवल पे है? वो है परगना के लेवल पे। तो हमें याद रखना है कि इकता प्रोविंस को कह रहा है, फिर उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है जिन्हें हम सिक्स कह रहे हैं। और ये हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, और कहीं नहीं, दिल्ली सल्तनत में सिक्स डिस्ट्रिक्ट को कह रहा है। फिर परगना हम सब डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं, देन विलेज है। तो ये 4 लेयर में हमें देखने को मिलते हैं, इकता, शिक्स, परगना और विलेज। इकता को जो हेड कर रहा है उसे हम कह रहे हैं मुफ्तीज या वालिश। शिक्स को जो कर रहा है उसे हम कह रहे हैं शिकदार। परगना को जो कर रहा है उसे कह रहे हैं आमिल। और विलेज को जो कर रहा है उसे कह रहे हैं चौधरी या मुकद्दम। ये हमें याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं टर्म से रिलेटेड। या हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए इकता, सिक्स, परगना, विलेज, इनको सीक्वेंस में लगाना हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये भी आप याद रखें। इसका आप लाइक ऐसे भी याद कर सकते हो, आई एस पी बी। जैसे मेरे आई एस पी बी ऐसे कर लो, इज पी बी, कुछ भी ये अपने हिसाब से आप बना लें। तो ये आप याद कर लेना। ओके। सो अब हमें आ गया है आपका क्या कहते हैं, भक्ति और सूफी मूवमेंट से मैं काइंड ऑफ कह सकता हूँ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है। सो पहला स्टेटमेंट है संत निम्बारका वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। देखो,
फिर से हमें कंटेम्प्रेरी देखने को मिला है। और मैंने क्या कहा था कि जहां भी कंटेम्प्रेरी मिले वो गलत होता है, बट अगर वो सही है, अगर आपको पता है कि वो फैक्ट है और वो सही है, तो आप उसे बिल्कुल सही करेंगे। बट जब हमें नहीं पता और रिस्क लेना है, तब हम मान सकते हैं कि हाँ, यूपीएससी जब भी पूछे वो गलत दे रहा है। और यहाँ भी आपका सरप्राइजिंगली ये गलत है। ठीक है, हालांकि इसका आंसर है डी। कैसे, वो बताता है कि अगर किसी को नहीं भी पता होता तो वो आंसर कैसे कर सकता था। पहला कंटेम्प्रेरी आया, अगर आप गैस ले सकते हो तो ये गलत होता है स्टिल में। ठीक है, पहला गलत हो गया। अब जो संत निम्बारक है, वो आपके वैष्णवाइड सेंट है जो तेलंगाना रीजन को बिलोंग करते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 13-14 सेंचुरी है। ये हमें याद रखना है अब, क्योंकि ऑलरेडी एक बार यूपीएससी संत निम्बारक का अगर ये पूछ रहा है, तो अगली बार जब वो स्टेटमेंट देगा, अगर आपको इतनी भी इंफॉर्मेशन याद होगी ना, आप हम गारंटी ले रहे हैं आप इसमें से आंसर टिक कर लोगे। तो अब हमें संत निम्बारका के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी ही रखनी है। अब नहीं कि हम तब भी गैस करेंगे। एक बार यूपीएससी मौका दे रही है आपको। ठीक है। और अकबर जो है वो 16 सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। सेकंड, संत कबीर और जो इन्फ्लुएंस्ड है शेख अहमद सरहिंदी से। हमें नहीं पता इन्फ्लुएंस्ड है कि नहीं है, बट यहाँ पे एक टर्म है ग्रेटली, हैवली। जब भी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड देखें हमें फोकस करना है। तो मे बी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, नहीं हो सकता है, बट ग्रेटली। और अगर होते तो शायद कबीर के आसपास हमने इनका नाम सुना होता, बट हमने नहीं सुना है। हमें रामानंद देखने को मिल रहा है, बट सरहिंदी देखने को नहीं मिल रही। और इन्फ्लुएंस एक बार होता तो एक एक फिर भी पॉसिबिलिटी थी कि सही हो जाता इनके रिगार्डिंग, बट इनकी जगह कोई और पर्सनैलिटी होती जो हमें नहीं पता है, फिर भी एक आइडिया लगता था कि हाँ शायद सही हो जाए। बट जब भी ग्रेटली टर्म्स आ जाए तो ये बहुत रेयर चांसेस है सही होने की। तो आपका सेकंड भी गलत है, और आंसर इज डी। तो हम कबीर के बारे में बात कर लेते हैं। कबीर जो है वो 15 सेंचुरी के सेंट है, और ये रामानंदा के डिसिपल है, और ये निर्गुण भक्ति सेक्ट को फॉलो करते हैं। वहीं हम बात करें शेख अहमद सरहिंदी की, तो ये एक्चुअली कबीर के बाद के हैं। ये 16 सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, और ये नक्शबंदी सिलसिला को बिलोंग करते हैं। बहुत सारे सिलसिला है सूफीज्म में, उसमें से एक सिलसिला है नक्शबंदी। जैसे सिलसिला एक आपका सॉरी चिश्ती एक आपका सिलसिला है, वैसे ही नक्शबंदी एक सिलसिला है। तो इसका आंसर है नीदर वन नॉर टू। तो देखो यूपीएससी ने यहाँ भी कंटेम्प्रेरी गलत किया है। ठीक है। ओके। सो अगला क्वेश्चन हमें तानसेन के बारे में देखने को मिल रहा है। ये भी आपका मिडविल का क्वेश्चन है, और उसमें पूछा है कि विच ऑफ द नॉट करेक्ट। एक एक एडवाइस और है कि जब भी आप यूपीएससी में क्वेश्चन करेंगे, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, तो आप सबसे पहले कोशिश करो ये देखो पूछा क्या गया है, विदाउट लाइक विदाउट गोइंग ऑन टू द ऑप्शंस। कि जैसे हमें फोकस करना है कि नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, उसको हम तो कह रहे हैं आप अंडरलाइन कर लो। आप अंडरलाइन कर लो, इजी रहेगा कि नॉट करेक्ट क्या पूछा है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जो सबको बहुत कॉमन लगा था कि तानसेन वाज द टाइटल गिवन बाय द अकबर। बट ये गलत है। तानसेन का जो टाइटल है वो दिया था राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने। अब हमको ये याद रखना है, बट इसमें जो बाकी तीन स्टेटमेंट है वो सही है और वो हमें याद रखना है। तो तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। जैसे मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द चीजों में जो आ रहा है, वहां हमें यही थीम्स देखने को मिल रही है, रिलीजियस थीम्स देखने को मिल रही है। और तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पैट्रन्स, बिल्कुल। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास, बिल्कुल। और जो तानसेन इनका नाम था रामतनु पांडे। और इन्होंने जो बहुत सारे रागास जैसे सीजनल रागास, मियाकी मल्हार, मिड डे रागास जैसे मियाकी शारंग, तो ये बहुत सारे रागास इन्होंने इन्वेंट किए। सो ये हमें आप याद रखना। देखो, अकबर ने तानसेन को जो टाइटल दिया था वो दिया था कंथावरण वनिविलास का। तो तानसेन को तानसेन का टाइटल नहीं दिया था। टाइटल अकबर ने दिया था, वो दिया था कंथावरण वनिविलास का। ये याद रख लेना। अकबर भी इंपॉर्टेंट है, तानसेन यूपीएससी पूछ चुका है, तो मे बी ये क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। और तानसेन जो थे वो रेवा के जो राजा थे, राजा रामचंद्र, उनके कोर्ट पोएट थे, और अकबर के भी कोर्ट पोएट थे। ठीक है। तो ये हमें याद रखना। So who among the following Mughal emperors shifted emphasis of the illustrated manuscript to the album and individual portrait? ठीक है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन फिर से आपका हमें पेंटिंग को देखने को मिल रहा है। तो उसमें हमें पेंटिंग देखने को मिली थी कि वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है, जिन्हें हम काइंड ऑफ कह सकते हो प्रोविंशियल पेंटिंग। बट ये है कोर्ट पेंटिंग्स। ये मुगल पीरियड को बिलोंग कर रही है सीधी। जहां भी आप दिल्ली सल्तनत को बिलोंग करें, इनको हम कहते हैं कोर्ट। और जो उनके आसपास पेंटिंग चल रही है उनको हम कहते हैं प्रोविंशियल पेंटिंग्स। ठीक है। तो ये हमें कोर्ट पेंटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, और ये पूछा गया है डायरेक्ट मुगल एम्पायर से। तो मुगल एक्चुअली पेंटिंग्स के लिए फेमस है, आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये इजी क्वेश्चन है, अगर जिसने पेंटिंग्स का बेसिक भी पता है तो वो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या देगा, जहांगीर है। क्योंकि जब भी आपको पेंटिंग का रिलेटेड कुछ भी मिलेगा, तो जहांगीर का टाइम, जैसे आर्किटेक्चर में हम कहते हैं कि शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो
क्लाइमैक्स है। ऐसे ही हम जहांगीर के टाइम पीरियड को पेंटिंग के लिए क्लाइमैक्स ऑफ पेंटिंग कहते हैं, ठीक है, मुगल के अंदर। और जहांगीर के सिर्फ नाम पे जहांगीर के टाइम पे हमें इंडिविजुअल पोर्ट्रेट भी देखने को मिल रहा है, हमें डेकोरेटेड मार्जिन्स भी देखने को मिल रहा है, और ये पोर्ट्रेट इंट्रोड्यूस भी यहीं हुए हैं। और जहांगीर खुद एक पेंटर था, तो उसका काफी इंटरेस्ट था। अब हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं लाइक मुगल पेंटिंग्स को कैसे कैसे आगे बढ़ी है, किसके टाइम पीरियड में क्या रहा है। ठीक है, सो आंसर इज जहांगीर। बट ये चारों इंपॉर्टेंट है, तो अदर ऑप्शंस भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हुमायूं की। सो आप लोग को पता होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है कि हुमायूं ने पहले जैसे बाबर के बाद जो हुमायूं था वो आपका 1530 में एम्परर बना था इंडिया का। फिर 1540 में जो सूर एम्पायर था उसने ओवरकम किया था हुमायूं को, और हुमायूं यहाँ से भाग गया था। फिर वो 1555 में वापस आया था, और उसने फिर से दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो आई होप ये आपको पता होगा। तो जब वो 1555 में वापस आया था, तो वो अपने साथ मीर सैयद और अब्दुल समद ये दो पेंटर लाया था। और बाद में इन्होंने और फिर ये हुमायूं बहुत जल्दी ही खत्म हो गया था। इसके पीछे भी एक कहानी है, अगर आपको पता है तो आपको ये लिखना है कि जहां से हुमायूं गिरकर मरा था उसको हम क्या कहते थे, तो उसका नाम क्या था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अकबर की। तो हुमायूं के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा पेंटिंग्स देखने को नहीं मिलती है, बट हमें दो पेंटर इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं, मीर सैयद और अब्दुल समद। फिर हम बात करते हैं अकबर की। तो अकबर ने अपने टाइम पीरियड में ये जो आपकी रामायण है, महाभारत है, या जो भी आपकी जो पंचतंत्र कहानियां हैं, जो भी नैरेटिव थे, लोकल नैरेटिव, इनको उन्होंने पेंटिंग में बनवाना शुरू कर दिया ताकि वो इंटरेस्टिंग रहे। जैसे रज्मनामा है महाभारत की पेंटिंग, ये आप याद कर लेना, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे रियलिज्म स्टार्ट हो गया अकबर के टाइम पीरियड पे। अकबर ने तस्वीर खाना बनवाया जिसमें वो पोर्ट्रेट को लगाता था, और जो भी पेंटिंग्स बनी हुई है उनको वो शोकेस करता था तस्वीर खाना में। फिर हम बात करते हैं शाहजहां की। जहांगीर की हमने बात कर ली है, हम शाहजहां की बात करते हैं। शाहजहां के टाइम पे पेंटिंग्स में गोल्ड और सिल्वर का यूज बढ़ गया था। और जो रियलिज्म अकबर के टाइम पे आया था और जहांगीर के टाइम पे क्लाइमेक्स पे पहुंचा था, वो यहाँ पे अब कम होने लगा था, डाइल्यूट होने लगा था शाहजहां के टाइम पे। हमें यहाँ पे पेंसिल स्केचिंग देखने को मिल रही है, और यहाँ पे हमें लाइट एंड शेडो इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली हमें कह सकते हैं कि ये यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, कि लाइट एंड शेडो इफेक्ट यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, जिसे हम बुका इफेक्ट भी कहते हैं, बुका इफेक्ट। ठीक है, तो ये यूरोपियन हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है शाहजहां के टाइम पीरियड में। सो हमने बेसिकली आज जो है ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। सो हमने 3 साल के जो क्वेश्चन है वो खत्म कर लिए, 2017, 18 और 19। अब आपके 20, 21, 22 और 23 4 साल के बचे हैं। तो हम अगले पीरियड में सॉरी अगले पार्ट में देख लेंगे। और आई थिंक ये 50 मिनट और 1 घंटे के लगभग का वीडियो हो गया होगा। सो आई थिंक हम लोग इतना रख देते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगे वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और हमें जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी है, जो भी ऑप्शंस डिस्कस करे गए हैं, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री की एक बेसिक समझ है और आप सिर्फ ये पीवाईक्यू याद कर लोगे, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आप बहुत एज ले लोगे रियल एग्जाम में। और 4 से 6 नंबर बहुत बहुत ज्यादा मार्जिन देके जाते हैं आपको प्रीलिम्स के पेपर में। ठीक है, तो मैंने अपने साइड से बेस्ट किया है, जहां से भी जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है मैंने ली है। और कम इन्फॉर्मेशन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करने की कोशिश की कि इन्फॉर्मेशन कम हो बट वो इतनी कंस्ट्रक्टिव हो कि वो यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करा दे। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन तो भरी पड़ी है मार्केट में, एक एक पेज की इन्फॉर्मेशन या एक एक पेज के क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, बट वो हमारे काम की नहीं है। हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जो काम है वो मैंने यहाँ किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स जो भी हैं आपके फेलोज एस्पिरेंट हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। आपके जो भी फीडबैक है आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और या फिर ट्विटर पे मेरी आईडी है, आप ट्विटर पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी यही आईडी है, आप वहां भी फॉलो कर सकते हो। आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपका कोई कंसर्न है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। आपको इसका कोई फीडबैक लिखना है पॉजिटिव नेगेटिव, आप ट्विटर पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि आपको क्या डिमांड है, कैसे एग्जाम में आ रहा है, तो मैं उसी हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। बट डेफिनेटली ये मेरी समझ में वन ऑफ द बेस्ट वे है कि कैसे हम कम सोर्सेज में अच्छा यूटिलाइज कर लेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और 2024 अगर आप प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, और आप इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और उस पार्ट में हम इसको खत्म कर देंगे कंप्लीट हिस्ट्री को। सो आपकी 10 ES PYQ जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। और टाइमलाइन सॉरी आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल्स मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट फाइल्स, वो आप डाउनलोड कर लेना। और हिस्ट्री को एक कंफ्यूजन रहती है टाइमलाइन को लेकर, तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। उसका भी मैंने सॉल्यूशंस दे दिया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप बहुत अच्छे से आप हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।